नमस्कार दोस्तों, बोधि सोच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार विंध्याचल के पहाड़ों में एक सुंदर राज्य था जिसे अभिनवपुर कहा जाता था। इस राज्य के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। राजा को न्याय और उसके विषयों से प्यार था। उनकी पत्नी रानी सौम्या उनकी सुंदरता और सौम्यता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। रानी सौम्या राजा की एकमात्र पत्नी थी और राजा उसे बहुत प्यार करता था। महल का जीवन शानदार था, लेकिन रानी सौम्या अक्सर अकेला और अलग थलग थी। राजा अपने शाही कर्तव्यों में व्यस्त था और रानी अकेली थी। रानी अक्सर महल के बाहर चंपा के जंगल में टहलने के लिए जाती थी। चंपा के जंगल में एक साधु आश्रम था जिसका नाम स्वामी अंबिकानंद था। वह अपने ज्ञान और अपने मंत्रों के लिए प्रसिद्ध था। जब रानी ने पहली बार आश्रम का दौरा किया तो साधु ने उसका स्वागत किया और उसके साथ गहन चर्चा की। साधु के भाषण ने रानी को इतना आकर्षित किया कि वह अपने मंत्रों में तल्लीन हो गई। रानी सौम्या ने इसे साधु के आश्रम में जाने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। साधु ने अपना ध्यान, योग और शास्त्र सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन यह संबंध धीरे धीरे एक शारीरिक आकर्षण में बदल गया। साधु की रहस्यमय आंखें और रानी की अकेली आत्मा ने एक ऐसा बंधन बनाया जिसे छिपाना मुश्किल था। इस रिश्ते को नियंत्रण में रखने के लिए रानी बहुत सावधान थी। वह तभी साधु से मिलती जब राजा अदालत में व्यस्त थे। कभी कभी रात के अंधेरे में रानी चुपचाप महल छोड़ देती और साधु के आश्रम में जाती। रानी राजा को इस तरह से मानती कि वह उस पर कभी संदेह न करे। वह राजा की अच्छी देखभाल करती, उससे मीठी बात करती और उसके सभी आदेशों का पालन करती। राजा को लगा कि रानी उसे बहुत प्यार करती है। 56 वर्षीय साधु और रानी के बीच यह गुप्त संबंध बढ़ रहा था। साधु के लिए रानी के दिल की धड़कन, और साधु ने अपनी सारी इच्छाओं को पूरा किया। रानी सौम्या और साधु अंबिकानंद के बीच यह गुप्त संबंध समय के साथ मजबूत हो गया। साधु का व्यक्तित्व इतना रहस्यमय था कि रानी पूरी तरह से खो गई थी। चंपा जंगल में आश्रम एक ऐसी जगह बन गया था जहां रानी उसकी सारी चिंताओं और महल के नियमों को भूल सकती थी। रानी ने अपनी चतुराई के साथ महल के सेवकों को भी कैद कर लिया था। जब भी वह आश्रम में जाने की तरह महसूस करती थी तो वह महल के अंदर एक उत्सव या पूजा की योजना बनाती थी। नौकर और मंत्री उसके साथ व्यस्त होंगे और रानी साधु से मिलने के लिए बाहर निकल जाएगी। महल से रानी की अनुपस्थिति की योजना इस तरह से की गई थी कि राजा विक्रमादित्य ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। रानी राजा के साथ 7 दिन बिताती और वह उसे अपनी मुस्कान और प्यार भरे शब्दों से संतुष्ट करती। राजा का मानना था कि रानी पूरी तरह से उसके लिए समर्पित थी। साधु अंबिकानंद ने रानी को विश्वास दिलाया था कि केवल साधु ही उसकी आत्मा को शांति ला सकता है। रानी ने धीरे धीरे साधु को महल के कुछ कीमती आभूषण और कीमती सामान देना शुरू कर दिया। वह साधु के लिए कीमती चीजें लाएगी और बदले में उसे साधु के मंत्रों और रहस्यमय शक्तियों का ज्ञान मिलेगा। साधु ने रानी को यह भी समझा कि वह एक दिव्य आत्मा थी और यह कि साधु के साथ उसकी मुलाकात भगवान की योजना का हिस्सा थी। रानी अब साधु पर पूरी तरह से विश्वास करना शुरू कर दी थी। महल के कुछ पुराने नौकरों ने रानी के व्यवहार में बदलाव देखा। उसकी अनुपस्थिति के दौरान महल में बहुत गोपनीयता थी, लेकिन रानी इतनी चालाक थी कि उसने सभी अफवाहों को दबा दिया। उसने नौकरों को पुरस्कृत किया और उन्हें उसके पास लौटने का अधिकार दिया। साधु अंबिकानंद को अब रानी के माध्यम से महल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल रही थी। रानी की मदद से उनके पास राजा के दरबार में नियुक्त किए गए कुछ लोग थे। राजा को इस बारे में भी नहीं पता था। चैंबर के साधु अंबिकानंद अब पूरी तरह से रानी पर हावी हो गए थे। रानी ने अपने द्वारा कही गई हर बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। साधु ने रानी को बताया कि राज्य का असली नियंत्रण उसके हाथों में होना चाहिए। राजा सिर्फ एक शो था। रानी, जिन्होंने अब अपने मन और शरीर को साधु के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था,
इस विचार से सहमत होने लगी। साधु ने धीरे से रानी को समझाया कि अगर वह चाहती है तो वह राजा को पीछे छोड़ सकती है और खुद राज्य की रानी बन सकती है। इस विचार ने रानी के दिमाग में आग जलाई। अब रानी के पास महत्वाकांक्षा और इच्छा का संयोजन था। एक दिन साधु ने रानी से कहा, मेरे लिए महल में प्रवेश करने का समय है। आपको हर समय मेरी शक्ति का अनुभव करना चाहिए। रानी ने चुपके से साधु को महल के अंदर एक गुप्त स्थान पर रहने की अनुमति दी। रानी के पास महल के पुराने कमरों में से एक था और इसे साधु के लिए रहने के लिए उपयुक्त बना दिया। साधु महल में छिपने लगे, लेकिन केवल रानी और उसके सबसे भरोसेमंद नौकर इस बारे में जानते थे। साधु ने राजा के दैनिक कामों और महल के नियमों और विनियमों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। साधु ने रानी के माध्यम से राजा विक्रमादित्य पर अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह रानी को कुछ विशेष जड़ी बूटियों को देगा, जिससे रानी राजा के भोजन में मिलाएगी और उसे कमजोर करेगी। राजा थका हुआ और बीमार महसूस करने लगा, लेकिन रानी ने राजा को आश्वासन देना जारी रखा कि यह राजा के अत्यधिक दबाव का परिणाम था। साधु और रानी हर दिन मिलते थे। रात के अंधेरे में जब महल सो रहा था, रानी चुपके से साधु के कमरे में जाती थी। साधु रानी के साथ बैठते थे, कुछ गुप्त योजना बनाते थे और अपने रिश्ते को गहरा करते थे। साधु ने रानी से वादा किया कि वह उसे ऐसी शक्तियां देगा कि वह राज्य में सबसे शक्तिशाली महिला बन जाएगी। रानी पूरी तरह से इस भ्रम के वादे में फंस गई थी। महल के कुछ वफादार मंत्री और सैनिक अब राजा की बिगड़ती स्थिति और रानी के अजीब व्यवहार के बारे में चिंतित थे। उन्होंने राजा को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन रानी ऐसा करने में विफल रही। एक दिन रानी ने राजा को एक प्रस्ताव दिया कि राजा को अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ समय के लिए राज्य मामलों से दूर रहना चाहिए। रानी ने खुद सुझाव दिया कि राजा को राज्य की देखभाल करनी चाहिए, और राजा, जो अब पूरी तरह से कमजोर था, सहमत हो गया। साधु अंबिकानंद ने अपनी योजना को और भी खतरनाक बनाने का फैसला किया। वह रानी के माध्यम से राज्य को नियंत्रित करना चाहता था। उसने रानी से कहा, राजा को राज्य को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। आपको इस राज्य के सच्चे शासक बनना चाहिए। मैं आपके साथ रहूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। रानी, जो अब साधु द्वारा पूरी तरह से फंस गई थी, इस पर सहमत हो गई। साधु ने धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य को समाप्त करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। उसने रानी को राजा के भोजन के साथ मिलाने के लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियों को दिया। ये जड़ी बूटियां ऐसी थीं कि राजा की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई, लेकिन किसी को भी संदेह नहीं हुआ। साधु ने रानी को यह भी बताया कि अगर वह राजा को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है तो उसे एक विशेष मंत्र का पालन करना होगा। राजा की आत्मा रानी और साधु के नियंत्रण में होगी। यह मंत्र रानी को राज्य का पूरा नियंत्रण देगा। रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के विश्वास में थी, इस मंत्र को शुरू करने के लिए तैयार थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य के बारे में एक और सच्चाई सामने आई, जिसने सभी को चौंका दिया। राजा ने राजा महेश्वर से कहा, अब मेरे जीवन की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह साजिश आपके लिए पूरी तरह से प्रकट हो, और इसके लिए आपको कोई भी कदम उठाने की जरूरत है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी अंतिम ताकत के साथ महेश्वर को साधु और रानी की साजिश को प्रकट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने का आदेश दिया। महेश्वर ने साधु के जाल को तोड़ने का फैसला किया। साधु, अंबिकानंद और रानी सौम्या की साजिश अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई थी। रानी, जो अब साधु से पूरी तरह से प्रभावित थी, राजा के साथ कोई संबंध महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन साधु के साथ एक नई शक्ति का अनुभव कर रही थी। एक दिन साधु ने रानी से कहा, यह आपकी शक्ति को और भी अधिक बढ़ाने का समय है। आपका जीवन अब मेरा अकेले है और हमारे बीच एक और संबंध होना चाहिए। रानी, जो पूरी तरह से साधु के शब्दों और शक्तियों से घिरी हुई थी, साधु के शब्दों से आश्वस्त थी। साधु ने रानी को बताया कि गर्भवती होना उसकी योजना का हिस्सा था।
ताकि उसके रिश्ते को और भी अधिक शुद्ध किया जा सके और वह राजा की शक्ति से ऊपर उठ सकता है। साधु ने रानी को गर्भवती करने के लिए अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके रिश्ते को गहरा किया गया। रानी अब आश्वस्त हो गई थी कि साधु का बच्चा न केवल दिव्य होगा, बल्कि राजा विक्रमादित्य से भी अधिक शक्तिशाली होगा, जो उसके राज्य पर शासन करने के लिए होगा। इस योजना के पीछे एक गहरी साजिश थी, जिसमें साधु और रानी अपने बच्चे को राजा को हराने के बाद अपने बच्चे को राज्य का अगला शासक बनाना चाहते थे। राजा विक्रमादित्य, जो अब कमजोर और बीमार थे, धीरे धीरे महसूस करने लगे कि रानी का व्यवहार बदल गया है। राजा ने यह भी महसूस किया कि रानी एक गहरी चिंता और चालाकी छिपा रही थी। एक दिन राजा ने महेश्वर से कहा, मुझे लगता है कि रानी मुझसे कुछ छिपा रही है। मुझे नहीं पता कि वह क्यों बदल गई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह साधु अंबिकानंद के साथ एक गहरे रिश्ते में है। महेश्वर ने राजा से कहा, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। रानी और साधु के बीच एक गुप्त संबंध है और अब यह मामला और भी गंभीर हो गया है। रानी साधु के बच्चे के साथ गर्भवती है और यह सब उसकी साजिश का हिस्सा है। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर चौंक गए। उसने सोचा कि रानी और साधु के बीच कुछ चल रहा था और अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। महल के कुछ लोग अब रानी और साधु की गतिविधियों के बारे में जानते थे। एक जासूस, जिसने हमेशा महल में काम किया, एक दिन रानी और साधु के बीच एक बैठक देखी। जासूस ने रानी और साधु को निजी तौर पर बात करते हुए सुना। वे दोनों एक साथ बैठे थे और अपने भविष्य की योजना बना रहे थे, जो रानी की गर्भावस्था के बारे में था। जो भी जासूस सुना, उसने तुरंत महेश्वर को सूचित करने के लिए इसे महल में भेज दिया। महेश्वर ने यह जानकारी राजा विक्रमादित्य को दी और राजा को पूरे सत्य को पता चला। जासूस ने राजा को बताया, मैंने सुना है कि रानी और साधु के बीच एक गुप्त संबंध है और अब रानी साधु के बच्चे के साथ गर्भवती है। यह बच्चा न केवल साधु का प्रतीक होगा, बल्कि राज्य की शक्ति और शक्ति का प्रतीक भी होगा। राजा विक्रमादित्य पूरी तरह से टूट गया था। उसकी मानसिक स्थिति इतनी बुरी थी कि वह स्थिति को सहन नहीं कर सकता था। राजा विक्रमादित्य के दिमाग में केवल एक ही विचार था, क्या वह फिर से अपने राज्य पर शासन कर पाएगा जैसा उसने पहले किया था? लेकिन राजा का संदेह अब सच साबित हुआ था। राजा विक्रमादित्य, जो अब अपने राज्य और उनकी पत्नी की साजिश के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, ने इस जानकारी को अपने दिल में छिपाया। वह नहीं चाहता था कि विषय और महल के लोग इस सच्चाई को जानें, क्योंकि यह राज्य में अत्याचार फैला सकता है। लेकिन राजा अब एक विकल्प की तलाश में था, क्योंकि वह समझ गया था कि रानी और साधु की साजिश इतनी जटिल हो गई थी कि उसे अपनी शक्ति का एक और रूप अपनाना था। महेश्वर, जो राजा के सबसे विश्वसनीय मंत्री थे, ने अब अपनी योजना बनाई। वह राजा को सलाह देने के लिए आगे, यह बच्चा न केवल साधु का प्रतीक होगा, बल्कि राज्य की शक्ति और शक्ति का प्रतीक भी होगा। राजा विक्रमादित्य पूरी तरह से टूट गया था। उसकी मानसिक स्थिति इतनी बुरी थी कि वह स्थिति को सहन नहीं कर सकता था। राजा विक्रमादित्य के दिमाग में केवल एक ही विचार था, क्या वह फिर से अपने राज्य पर शासन कर पाएगा जैसा उसने पहले किया था? लेकिन राजा का संदेह अब सच साबित हुआ था। राजा विक्रमादित्य, जो अब अपने राज्य और उनकी पत्नी की साजिश के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, ने इस जानकारी को अपने दिल में छिपाया। वह नहीं चाहता था कि विषय और महल के लोग इस सच्चाई को जानें, क्योंकि यह राज्य में अत्याचार फैला सकता है। लेकिन राजा अब एक विकल्प की तलाश में था, क्योंकि वह समझ गया था कि रानी और साधु की साजिश इतनी जटिल हो गई थी कि उसे अपनी शक्ति का एक और रूप अपनाना था। महेश्वर, जो राजा के सबसे विश्वसनीय मंत्री थे, ने अब अपनी योजना बनाई। वह राजा को सलाह देने के लिए आगे आया और कहा, महाराज, आपको जल्द से जल्द एक मजबूत कदम उठाना होगा। हमें रानी और साधु को गुप्त तरीके से नष्ट करना होगा। महेश्वर ने राजा महाराज से कहा,
हमें रानी और साधु को प्रकट करने के लिए किसी को महल के अंदर भेजना होगा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी साजिश से अनजान हैं। हमें उनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए यह कदम उठाना होगा। हमें उनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए यह कदम उठाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने महेश्वर की बात सुनी और उनकी योजना स्वीकार कर ली। अब महेश्वर ने महल के अंदर एक और जासूस रखा जो रानी और साधु की गतिविधियों पर नजर रखेगा। साधु, अंबिकानंद और रानी सौम्या की साजिश और भी अधिक जटिल हो गई थी। रानी ने अपनी गर्भावस्था को बार बार साधु से नहीं छिपाया। वास्तव में वह इस संकेत पर विचार करने लगी कि वह सत्ता की उच्चतम स्थिति तक पहुंचने जा रही है। साधु ने उसे और अधिक विश्वास दिलाया कि उसका बच्चा न केवल उसका होगा बल्कि राज्य का भविष्य होगा। दोनों अब राज्य पर कब्जा करने के लिए और भी अधिक कठोर कदम उठाने की योजना बना रहे थे। साधु ने रानी से कहा, आपका बच्चा हमारे राज्य का भविष्य होगा। हम इस राज्य पर एक साथ शासन करेंगे और राजा विक्रमादित्य को भूल जाएंगे। रानी ने साधु के शब्दों पर विश्वास किया और उसे अपने दिल से गाइड के रूप में स्वीकार किया। जासूस जो महल के अंदर छिपा हुआ था और रानी और साधु की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, ने महेश्वर को एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रानी और साधु ने एक गुप्त बैठक आयोजित की थी जिसमें दोनों ने राजा को पूरी तरह से नष्ट करने और राज्य पर अपना शासन स्थापित करने की योजना बनाई थी। जासूस ने यह भी कहा कि रानी ने साधु को बताया था कि अगर राजा विक्रमादित्य जीवित रहे तो वह अपनी शक्ति के लिए एक चुनौती होगी। महेश्वर ने राजा विक्रमादित्य को यह सब जानकारी दी। राजा ने साधु और रानी की साजिश को उजागर करने का फैसला किया, लेकिन राजा की शारीरिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह यह सब अकेले नहीं करना चाहता था। उन्होंने महेश्वर से कहा, हमारे लिए उनका सामना करने का समय है और हम एक साथ ऐसा करेंगे। साधु अंबिकानंद अब आश्वस्त थे कि राजा विक्रमादित्य पूरी तरह से हार गए थे। वह और रानी अब राज्य में अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। साधु ने रानी से कहा, अब कोई भी राजा विक्रमादित्य को नहीं बचा सकता है। हम इस राज्य के अगले शासक एक साथ होंगे। साधु और रानी की योजना अब उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां उन्होंने राजा विक्रमादित्य को पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बनाई थी और उनका बच्चा राज्य का नया शासक होगा। राजा विक्रमादित्य, जो अब मौत के कगार पर थे, ने अपनी सभी ताकत के साथ एक आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर उसने अब एक बड़ा कदम नहीं उठाया तो उसका राज्य हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। महेश्वर ने राजा से कहा, यह साजिश अब खुली है। यदि हम इसे रोकने में सफल नहीं होते हैं तो यह राज्य हमारे हाथों से बाहर हो जाएगा। राजा ने एक गहरी सांस ली और महेश्वर से कहा, हम इस साजिश को समाप्त कर देंगे, भले ही मुझे इसके लिए अपना जीवन देना पड़े। राजा विक्रमादित्य, जिन्हें महल और विषयों में एक शक्तिशाली और सिर्फ शासक माना जाता था, उतना कमजोर और बीमार नहीं था जितना कि सभी ने सोचा था। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। राजा को वास्तव में धोखे से बीमार कर दिया गया था ताकि वह रानी सौम्या के साथ संबंध बना सके और गर्भवती हो सके। यह सभी साधु अंबिकानंद की योजना थी जिसने रानी के साथ राजा को अपने जाल में फंसा दिया था। साधु को पता था कि रानी को गर्भवती करने के बाद ही वह अपनी पूरी साजिश को समाप्त कर सकता है, लेकिन साधु ने इस साजिश को इतने गुप्त और शक्तिशाली तरीके से योजना बनाई कि राजा विक्रमादित्य को भी इसे समझने का मौका नहीं मिला। साधु ने राजा विक्रमादित्य को उद्देश्य से बीमार कर दिया था। उसने रानी से कहा था कि अगर वह राजा को कमजोर बनाती तो वह आसानी से उसे साधु से मिलने के लिए सहमत हो जाती। साधु ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और राजा के शरीर में उन बीमारियों को प्रत्यारोपित किया जो उनके पास पहले नहीं थे। यह बीमारी इतनी धीरे धीरे और चुपचाप फैल रही थी कि कोई भी डॉक्टर या चिकित्सक इसे पहचानने में सक्षम नहीं था। रानी
जो अब साधु के हर निर्देश का पालन कर रही थी, धीरे धीरे राजा के लिए एक वातावरण बना रही थी जिसमें वह कमजोर हो जाएगा और अपना आत्मनियंत्रण खो देगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी कमजोरी महसूस की, लेकिन वह यह नहीं समझ सका कि यह सब साधु और रानी की साजिश का हिस्सा था। जब राजा विक्रमादित्य का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया तो रानी ने साधु के साथ एक गुप्त रात बिताई। यह रात राजा के लिए एक प्रमुख मोड़ बन गया। रानी को गर्भवती करने के बाद साधु ने पूरी योजना को गुप्त रूप से निष्पादित किया। किसी को नहीं पता था कि रानी और साधु का संबंध था। रानी ने इसे एक गहरे रहस्य के रूप में रखा था। साधु ने रानी से कहा, अब आप पूरी तरह से हमारे साथ हैं। आपका बच्चा हमारी साजिश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अब आप और मैं इस राज्य पर एक साथ शासन करेंगे। रानी, जो पहले से ही साधु द्वारा फंसी हुई थी, अब पूरी तरह से अपने शब्दों पर विश्वास करने लगी। उसने साधु से वादा किया कि वह अपने बच्चे को राज्य की सारी शक्ति देगी ताकि दोनों इस राज्य पर शासन कर सके। राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से कमजोर और असहाय थे, अचानक महेश्वर से मिलने आए और कहा, महेश्वर, मुझे लगता है कि कुछ गलत है। मैं पहले की तरह शक्तिशाली महसूस नहीं करता। मुझे डर है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। महेश्वर, जो सच्चाई को जानने के लिए आए थे, राजा को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन राजा के संदेह को देखते हुए महेश्वर ने धीरे धीरे राजा को यह बताने की योजना बनाई कि यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। एक रात महल के सचिवों ने रानी और साधु के बीच एक गुप्त बैठक देखी। दोनों भविष्य के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। सचिवों ने सुना कि रानी ने साधु को बताया, राजा विक्रमादित्य अब हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। मैं अब पूरी तरह से आपकी तरफ हूं। मेरा बच्चा हमारे राज्य का भविष्य होगा। सचिवों ने महेश्वर को यह सब बताया। महेश्वर ने तुरंत राजा को सच बताने का फैसला किया। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से जानते थे कि उन्हें एक भयानक साजिश का हिस्सा बनाया गया था। यह योजना रानी की कमजोरी के साथ गर्भवती होने की थी। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से सच्चाई से अवगत थे। उन्होंने महेश्वर से कहा, यह साजिश इतनी गहरी है कि हमें इसे तुरंत समाप्त करना होगा। मुझे अपनी शक्तियों को फिर से जगाना चाहिए। हमें इस रहस्य को प्रकट करना चाहिए। साधु और रानी को उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के लिए दंडित किया जाना चाहिए। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से सच्चाई से अवगत थे। उनका संकल्प दृढ़ हो गया था। वह जानता था कि यह उसके लिए सबसे कठिन समय था, लेकिन अगर वह इस समय का सही तरीके से सामना करता है तो वह न केवल अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल कर लेता, बल्कि साधु और रानी की साजिश को भी उजागर करता। राजा ने महेश्वर से कहा, मैं फिर से अपनी खोई हुई ताकत को महसूस करना चाहता हूं। मुझे साधु और रानी को फंसाने की योजना की आवश्यकता है। हम उन्हें समझेंगे कि उन्होंने हमें हराया है, लेकिन हम वास्तव में उन्हें अपने खेल में हरा देंगे। महेश्वर ने सुना कि राजा को क्या कहना था और एक गहरे विचार में डूब गया। उन्होंने कहा, राजा, आपकी स्थिति इतनी नाजुक है कि हमें एक विशेष रणनीति की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें उन्हें समझाना चाहिए कि आप पूरी तरह से खो चुके हैं। फिर जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाई तो हमें उनका सामना करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने महेश्वर की सलाह का पालन किया। उन्होंने अपने महल में सभी मुख्यमंत्रियों और सैन्य अधिकारियों को बुलाया जिन पर उन्होंने भरोसा किया। उन्होंने उन्हें महल की सुरक्षा बढ़ाने की योजना दी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि साधु और रानी के पास कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं थी। राजा ने अपनी अदालत में एक अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि वे अपनी बीमारी से उबरने में सक्षम नहीं थे और यह कि उनका अंत निकट था। इस अफवाह के कारण पूरे राज्य में हलचल हुई। राजा विक्रमादित्य ने यह कदम बहुत चतुराई से लिया। उन्होंने जानबूझकर अपनी कमजोरी दिखाई ताकि रानी और साधु सोचें कि उनके लिए जीतना आसान था। साधु और रानी अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब थे। रानी, जिसने राजा को पूरी तरह से छोड़ दिया था, अब साधु में शामिल होने
और राज्य को संभालने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग कर रही थी। साधु ने रानी से कहा, अब हम अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे। यह राजा विक्रमादित्य की कमजोरी का लाभ उठाने का समय है। रानी और साधु ने राजा के खिलाफ अपनी साजिशों को बढ़ाने के लिए एक साथ काम किया। वे दोनों मानते थे कि राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से कमजोर थे और उनका अंत निकट था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल एक गुप्त हथियार का उपयोग करने के लिए धीरे धीरे अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल करने के लिए किया। महेश्वर ने उन्हें बताया कि साधु का तंत्र वास्तव में राजा की ताकत को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन राजा ने उसके खिलाफ एक विशेष हथियार का इस्तेमाल किया। यह हथियार साधु और रानी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। राजा अब पहले की तरह शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसका शरीर पहले की तरह मजबूत हो गया था और उसने खुद को फिर से एक महान योद्धा के रूप में महसूस किया। अब वह अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए तैयार था। राजा विक्रमादित्य ने एक अंतिम विधानसभा कहा। पूरे राज्य के मंत्री, अधिकारी और दरबारी इस विधानसभा में मौजूद थे। रानी और साधु को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि राजा अचानक इतना स्वस्थ क्यों हो गया था। राजा ने विधानसभा में घोषणा की, प्रिय दरबारी, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने धोखे से अपनी कमजोरी प्रस्तुत की है। यह सब मेरी साजिश थी ताकि मैं साधु और रानी की चालाकी को उजागर कर सकूं। हर कोई स्तब्ध था। राजा ने तब अपनी पूरी योजना को संक्षेप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि साधु और रानी ने एक जटिल षड्यंत्र बनाया था, जिसमें रानी को गर्भवती करना और राजा को कमजोर करना शामिल था। रानी और साधु अब डर गए थे। उनकी पूरी योजना बर्बाद हो गई। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें गिरफ्तार किए जाने और राज्य की सबसे बड़ी जेल में डालने का आदेश दिया। रानी और साधु की साजिश अब विफल हो गई थी। सभी दरबारियों ने राजा की बुद्धिमत्ता और धैर्य की प्रशंसा करना, लेकिन उसकी सजा और भी गंभीर थी। उसे अपने कार्यों के लिए राजा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी थी। रानी ने अपने कार्यों पर गहराई से शर्म महसूस की। वह राजा के पास आई और कहा, आपकी महिमा, मैंने इतने लंबे समय तक आपका इंतजार किया है, लेकिन मैं एक साधु के जाल में गिर गया हूं और राज्य के खिलाफ साजिश रची है। मैं अब समझ गया हूं कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कृपया मुझे अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करने का मौका दें। राजा विक्रमादित्य, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक समझदार और धैर्यवान हो गए थे, ने रानी को क्षमा करने का फैसला किया। हालांकि रानी की सजा यह थी कि उसे तंत्र मंत्र से दूर रखा जाएगा और उसे राज्य की महिलाओं को शिक्षित करने का काम दिया जाएगा, ताकि वह अपनी गलतियों से सीख सके और राज्य के कल्याण में योगदान दे सके। राजा ने कहा, आपने एक बड़ी गलती की है, लेकिन अब आपके पास अपनी स्थिति में सुधार करने का मौका है। मुझे आशा है कि आप इस राज्य की महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे। साधु अंबिकानंद, जिन्होंने तंत्र मंत्र की शक्ति खो दी थी, को जंगल में दूर रखा गया था। उन्होंने इस सजा को अपनी हार के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह जानता था कि वह कभी भी अपनी शक्तियों को फिर से हासिल नहीं कर सकता। उनकी शक्ति, जो राजा विक्रमादित्य को कमजोर करने में सक्षम थी, उनके लिए एक बोझ बन गई थी। साधु ने जंगल में अकेले रहने का फैसला किया। अब उन्होंने केवल अपनी पुरानी गलतियों और तंत्र मंत्र को पछतावा किया, क्योंकि वह समझ गया था कि उसने अपनी असली शक्ति खो दी है, जिसे वह एक बार सही रास्ते पर चलने के लिए इस्तेमाल करता था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी ताकत हासिल कर ली थी और राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए कई प्रगतिशील कदम उठाए थे। वह जानता था कि उसे महेश्वर नामक राजा के लोगों के साथ खड़ा होना होगा और कहा, हमने अपनी सबसे बड़ी साजिश को नष्ट कर दिया है, लेकिन अब हमें राज्य को बेहतर बनाने के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें लोगों के साथ फिर से जुड़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी हमारी कमजोरियों का लाभ नहीं उठा सकता है। महेश्वर ने अपना सिर झुकाया और कहा, आपकी महिमा, आपकी ताकत और ज्ञान ने राज्य को बचाया है।
हम सभी राज्य को एक नई आशा और दिशा देंगे। रानी सौम्या, जिन्होंने पहले से ही अपनी गलतियों पर पछतावा किया था, अब महल में एक नई भूमिका निभा रही थी। उसने महिलाओं को पढ़ाना शुरू कर दिया और समय के साथ वह समझ गई कि किसी की ताकत का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अब अपनी गलतियों से सीखा था और अपने कार्यों में सुधार करने के लिए तैयार थी। राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल किया, बल्कि राज्य की बेहतरी के लिए कई चीजों में भी सुधार किया। उन्होंने न्यायिक प्रणाली को मजबूत किया, भ्रष्टाचार को मिटा दिया और लोगों को विश्वास दिलाया कि वह उनके साथ थे। राज्य अब पहले की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध और समृद्ध था। राजा विक्रमादित्य और रानी सौम्या ने एक नया अध्याय शुरू किया था, जहां वे राज्य की प्रगति के लिए एक साथ काम कर रहे थे। हालांकि रानी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, लेकिन वह अब अपने जीवन के लक्ष्य को सही दिशा में रख रही थी। राजा विक्रमादित्य ने कहा, दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? टिप्पणी बॉक्स में टिप्पणी करके हमें बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि वे इस कहानी से कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए संदेश के साथ। देखें। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।